नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यस सर। तो रेड के केस में बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है और वॉयलेट के केस में ज़्यादा फर्क पड़ता है। इससे सीधी बात पता चलती है कि रेड की जो सारी लाइट्स हैं वो वैक्यूम में या एयर में किस स्पीड से चलती हैं? अच्छा, जब ये किसी दूसरे मीडियम में गई तो रेड की लाइट में थोड़ा फर्क आया और जबकि वॉयलेट कलर में सर ज़्यादा फर्क आया। तो इसका मतलब है कि इट हैज सफर्ड ग्रेटर रिडक्शन इन वेलोसिटी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो बताओ वेलोसिटी रेड की ज़्यादा हुई सृजन की वॉयलेट की ज़्यादा हुई? तो इसकी वेलोसिटी, हाँ। तो वेलोसिटी वॉयलेट की। सही कह रहे हैं, क्योंकि रेड की ज़्यादा हुई इसीलिए, क्योंकि उसने थोड़ा ही चेंज किया। अब मान लीजिए 3 से उसमें थोड़ी कमी आई तो 2.9 ही तो हुई होगी। सही बात बताई नहीं सृजन ने? दैट इज 2.9, क्योंकि थोड़ा बेंडिंग है ना। कैसे उन्होंने बता दिया इतनी आसानी से? और ये बताओ ये 2.6 हुई क्योंकि ज़्यादा बेंडिंग है। मोर बेंडिंग मीन्स मोर सफर इन इट्स। सब तो 3 × 10⁸ से ही चल रही थी, लेकिन एक में थोड़ा चेंज आया और एक में ज़्यादा चेंज आया। तो ज़्यादा चेंज का मतलब ज़्यादा सफर इन वेलोसिटी, देयर इज मोर रिडक्शन इन वेलोसिटी। तो अब ये बात आपको पता चल गई है कि वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट इज लेसर। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करो तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड क्या होता है? क्या C/V या वेलोसिटी का मतलब जैसे कि लाइट अगर चल रही है तो वो 1 सेकंड में 3 × 10⁸, यानी वो 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। 300 किलोमीटर समझो कि 300 लिखो और किलोमीटर 10⁻, किलोमीटर है ना, किलोमीटर भी क्यों। अब आप इसको बदलो तो न जाने कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो भी 30, ये 3 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। इतने मीटर पर सेकंड से चलती है लाइट जो सन से हमारे पास आती है 500 सेकंड में आ जाती है, या फिर ये कह सकते हो कि 8 मिनट 20 सेकंड में हमारे पास सूर्य से चलने वाला प्रकाश आ जाता है। जो हम अभी सूर्य को देख रहे हैं वो सूर्य 8 मिनट 20 सेकंड पहले था। समझ आई बात कि नहीं? यही टाइम लैप्स है। टाइम लैप्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए सन ने लाइट भेजी और हमने उसको अभी अर्थ में रिसीव कर लिया, कितने सेकंड बाद? अगर मान लीजिए 7 बजे यहाँ से चली तो क्या हम 7:08 20 सेकंड में इसे रिसीव करेंगे? यस सर। और ये है अर्थ। अब मैं दौड़ के, ये सनलाइट अब आगे भी जाएगी। अगर सन में एक फ्लेम उठी है तो मैं उसे कब रिसीव करूंगा? 7:08 पे रिसीव करूंगा और मैं दौड़ के मार्स पे पहुंच जाऊं इस लाइट के पहुंचने से पहले। तो क्या मैं और इंतजार करूं कि अभी वो फिर से फ्लेम देखूंगा? तो लाइट तो पहुंचेगी ना अपनी स्पीड से। अब लाइट से तेज चलो और यहाँ पहुंच जाओ, तो यहाँ पर आप जल्दी से पहुंच जाओ। 7 तो मैं कहता हूँ कि 8:22 सेकंड पहुंच जाओ, मार्स पे खड़े जाओ। फिर देखो क्या नहीं, वही फ्लेम फिर मैंने देख ली। 2 बार वही चीज़ देखी कि नहीं? और फिर पहुंच जाओ कहीं तो तीसरी बार देखोगे। ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जहां पर वो जो महाभारत का दृश्य है उसकी लाइट अभी तक पहुंची ही नहीं है और तुम दौड़ के पहुंच जाओ वहां पे। पहुंच रही है भी धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे इसका टाइम लैप्स है 8 मिनट का। ऐसे कई हैं कि जो 5000 साल पहले की लाइट है वो अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ तक कि जो हमारे पास का अल्फा सेंटोरी स्टार है, निकटतम तारा, नियरेस्ट स्टार कौन है? अल्फा सेंटोरी। उसकी भी लाइट हमारे पास 4.5 साल में आती है। जो अभी हम वो देख रहे हैं वो घटना वहाँ कितने साल पहले घटी हुई? 4.5 साल। और कई ऐसे स्टार हैं जो अपनी ही मिल्की वे गैलेक्सी के हैं और अभी तक हमारे पास लाइट पहुंची नहीं है। अपने ब्रह्मांड में तो 50 मिलियन गैलेक्सी हैं। हम तो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा की बात कर रहे हैं। तो अगर आप महाभारत की घटना को फिर से देखना चाहते हो तो दौड़ के पहुंच जाओ जहां पहुंचने वाली है महाभारत की रेस। और देखो अरे ये तो सही बात है कि इस तरीके से उन्होंने बताया दुर्योधन को और किस तरीके से, है ना। तो हर चीज़ पूरी की पूरी देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। आप रामायण भी देख सकते हो, एनीथिंग यू कैन वॉच। ये चीज़ आइंस्टीन का रिलेटिविटी प्रिंसिपल है, सापेक्षता का सिद्धांत, कि आप एक ही दृश्य को कई बार देख सकते हो। बात समझ में आ गई ना? आइए, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट समझ में आ गई ना कि क्या चीज़ होती है, कितने समय में कोई चीज़ पहुंचती है। अब हम देखें तो NRC
आपने कहा सर हमें तो जैसे प्रिज्म ये सब का सर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, लेकिन अब- आपने कहा कि रेड कम रिफ्रैक्ट होता है, वायलेट ज्यादा होता है, ऐसा कुछ कैसे होता है? अगर उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया जाए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सर पेपर चेक ओके। अब देखो, सो नाउ इतनी बात हो गई, तो लाइट की स्पीड को आपका पता चल गया ना कि वैक्यूम में कितनी है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये NR है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर है C/VV, तो बताओ ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा? ये सही बता रहे हैं कि C दोनों में सेम है। वो तो अभी आए तो इसलिए ऐसा बता रहे हैं, फिर भी बता रहे हैं कि C सेम है। लेकिन आप ये बताओ, ये ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ R की वेलोसिटी ऑफ V? सीजन, सर R। अगर किसी का डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है। नो सर, ज़्यादा है तो किसी का डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो ये क्या हुआ? कम हो जाएगा। कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर R इज लेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस क्या? अमाउंट ऑफ हर्डल प्रोड्यूस्ड बाय। तो किसके लिए ज़्यादा रोड़ा अटकाया गया? वायलेट से सारी दुश्मनी निकाली है प्रिज्म ने कि तुम्हें तो नहीं जाने देंगे, और नहीं जाने देने के चक्कर में ज़्यादा मोड़ दिया। तो बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए? वैसे भी बताओ कुणाल। वायलेट, क्योंकि इतना मुड़ रहा है, इतना सफ़र कर रहा है, तो क्या उसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है? इसका डिनोमिनेटर ये लेसर, तो ये वैल्यू क्या है बताओ? ज़्यादा हुई कि नहीं? तो यहाँ पर ये आपने देख लिया कि VR, फिर अब इससे यहाँ आओ, तो अगर मान लो बताओ 7 ज़्यादा है 5 से क्या? तो 1/7 क्या हुआ? 5 से 1/5 से कम हुआ। जब जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा, जैसे आप ये देख लो कि 10 ज़्यादा है क्या 5 से, तो बताओ 1/10 क्या हुआ? कम नहीं हो गया 1/5 से? Yes. ओके, 0.1 हुआ है 0.2। इसी तरीके से ये ज़्यादा, तो यहाँ पे बताइए कि 1/VR क्या हुआ? क्या कम हुआ? 1/VV से बोलो। अच्छा, अगर कोई चीज़ कम है और तुम ये कह दो कि ठीक है, एक भिखारी एक अमीर है, लक्ष्मी जी आगे बोले तुम दोनों की संपत्ति 5 गुनी की, तो भी गरीब गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसकी जितनी उसकी 5 गुनी होगी। तो मैं अगर दोनों में C का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या गरीब गरीब ही रहेगा? C का मतलब क्या है? C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और क्या यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है? तो क्या मैं इसे NR लिख दूं और इसे NV लिख दूं? बोलो, बात समझ में आ गई? तो NR क्या हुआ? कम हो। जहां तक आप कहेंगे कि भाई हमें वैल्यू बताइए, दीज आर द कैलकुलेशन, बट व्हाट इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट? आप ये कह सकते हैं भाई इसका वो गुणात्मक तथ्य क्या है, तो अब उसकी वैल्यू सुनो। भाई आप NR की वैल्यू पूछेंगे ना, कि मीडियम वैल्यू तो कह दोगे आप, मुझे पता है 1.5 होती ग्लास में, लेकिन कुछ कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, तो दोनों की वैल्यू जानी जाए। सो refractive index of red light in glass and violet light in glass. ठीक है, 1.618 1.618 है, और ये क्या है 1.665। इतनी बात समझ में आ गई कि इन दोनों की वैल्यूज तो बताई गई है कि 1.6 दैट इज, अब देख लें, चीज को हम देख लें। तो दिस इज द वैल्यू विच इज गिवन। तो आप यहाँ पर देख लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का दिया है, एंड दिस माइट बी फॉर योर यूज। तो ये दिखाई पड़ रहा है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का क्या दिया, ज़्यादा है। बोलो, बात समझ में आ गई आगे की? फेक मत लगाइए, ठीक है? डोंट गो फॉर कंफर्ट, है ना? नाउ
We will see advanced sunrise and delayed sunset. सनराइज जो भी होता है वो कितने मिनट पहले होता है 2 मिनट सर, और कितने मिनट सर, 2 मिनट बाद। तो यानी आप सन को जितना उसका एक्चुअल पीरियड है सनराइज और सनसेट उससे ज्यादा देख पाते हो कि कम? ज्यादा कितना ज्यादा देख पाते हो? सर 4 मिनट। सो व्हाट इज द रीजन फॉर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट? ये बिल्कुल नहीं पता, इनको आंसर नहीं पता। सो दैट इज व्हाट इज द रीजन ऑफ एडवांस सनराइज? सर समझ नहीं आया था 2 मिनट 4 मिनट। अभी आपको कैसे समझ में आएगा? अभी तो मैंने इतना ही लिखा, इसमें कुछ समझे आप? ये तो पहले से पढ़ के आए हैं, वो पिछले साल का वीडियो देख लिया इन्होंने सब। ये तो सर स्कूल में पढ़ता खत्म हो गया। वो वैसे भी इन्होंने देख लिया है कि मान लीजिए ये चीज है तो और भी आपने भी एक क्वेश्चन पूछा था, वो कौन सी टर्म थी? डेंसर रीडर की वो चीज ऊपर दिखाई देती है आकाश में, है ना? इसको क्या कहते हैं? जैसे हम देखते हैं कि समथिंग डिजर्ट में कोई चीज है लूमिंग, तो इन्होंने लूमिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया, आगे का पूछ लिया कि जमीन पे पानी है और जहाज तैर रहा है, आकाश में लगेगा ऊपर पानी, वहां जहाज तैर रहा है। लूमिंग पर क्या सकता कुछ नहीं, आगे बढ़ा भाई। अब वो सब पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए मिराज क्या होता है, लूमिंग क्या होती है, सब पहले से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो फिर भी ये जर्रा नवाजी है जो आ गए हैं मिराज का पता जब भी। अब आप देखिए कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अगर मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ में हम कहीं भी खड़े रहेंगे तो खड़े रहने पे थोड़ी देर बाद तो अर्थ नीचे चली जाएगी ना, तो हम अर्थ का एक हिस्सा देख पाएंगे और फिर उसके बाद वो होराइजन हो जाएगा जहाँ पर स्काई दिखेगा और पूरी देर तक पूरा अर्थ नहीं दिख सकती आपको, क्योंकि कोई चीज कोई बॉल फुटबॉल के ऊपर एक चीटा बैठा हो तो उसे पूरी फुटबॉल दिख पाएगी? थोड़ा दिखेगा, फिर सामने की चीज दिखेगी। तो उसी तरीके से हमको स्काई दिखेगा। अगर आप सी पे चले जाओगे तो वहीं तो होराइजन है जहाँ पर सी दिखेगा और सी का लेवल होगा, तो जहाँ मिलते हुए दिखते हैं धरती और आकाश। ठीक है, तो ऐसे ही है। यहाँ पर हमारे पास सन है और सन से रेस चली, तो सन से रेस अगर चली ये चीज, तो यहाँ पर अगर कायदे से यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति है तो सन रेज इसे मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये देखो अब ये इस तक पहुंच ही नहीं पाई सन रेज, और भी चली गई तो, लेकिन ये सन रेज ऊपर चली गई, लेकिन सन तो इसे नहीं दिखेगा ना। इसके लिए तो ये कीमती थी जो इस तक पहुंच पाती। अब ये होराइजन से नीचे चला गया सन, कहीं चला, नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो। हम एक अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ में एक पर्सन है, नॉर्थ पोल पे नहीं है। मान लीजिए अर्थ है, मैं इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आदमी यहाँ खड़ा है, हम ये नहीं बात कर रहे हैं। इसको घुमा दो, देखो आपको दिखा देंगे कंफ्यूजन में, आपको दिख रहा ठीक मैग्नेट है, ये है। तो यहाँ तक यहाँ खड़ा है, तो आई एम सेइंग अबाउट दिस, यहाँ पर हो सकता है ना। तो किसी भी पोजीशन पर जरूरी नहीं कि उसको यहीं जाना है और उसके ऊपर यूवी रेस पड़े और अंधा हो जाए, इससे क्या लेना देना। यहाँ पर भी हो सकता है, अर्थ में कहीं पर भी तो एक पोजीशन ले ली। इट इज नॉट दैट आई एम टेकिंग दिस इज एज ए इक्वेटर, उसे इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं ले रहा, बट अर्थ में वो कहीं पर है, तो वो इंडिया में भी हो सकता है। नाउ इफ दैट पर्सन, ठीक है, ये देखो ये होराइजन से नीचे सन है और सन तो वो नहीं देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है क्योंकि होराइजन से नीचे चला गया। तो क्या कोई सूरत बनती है कि वो सन को देख ले? तो यस, ये जो रेज हैं, यहाँ पर जो रेज आ रही हैं, यहाँ पर एक ऐसी बेल्ट है जो कैसी है, यहाँ बहुत सारी बेल्ट है और नीचे की चीज क्या है, डेंसर है क्या? यस और ऊपर की रेयर है। तो ये जो सन रे यहाँ से आएगी, सन रे यहाँ तक आई, यहाँ तक सीधी आई। अब सीधे आने के बाद देखो ये क्या हुआ, ये तो यहाँ निकल जानी चाहिए, निकले कि नहीं आना, ये यहाँ पर क्या अंदर की ओर बेंड होगी? यस सर बेंड हो गई, फिर देखो जानी सीधी चाहिए थी, सीधी नहीं गई ना, और फिर और अंदर बेंड हो गई क्योंकि अब और डेंसर में गई, और
फिर उसके बाद और अंदर बेंड हो गई, फिर उसके बाद उस व्यक्ति के पास पहुंच गई। इस व्यक्ति को लगेगा कि यहाँ से ले आ रही है, तो वो यहाँ पर सोचेगा सन क्या है, यहाँ पर है, क्योंकि सन भी अगर सीधी जाती तो इस तक ना पहुंच पाती है, और यहाँ से जाने पर भी कोई सूरत नहीं बनती है, क्योंकि ये होराइजन से नीचे सन है। अगर मैं सीधी रेड लाइन मिलाऊं, देन आल्सो देयर इज नो रे विजिबल टू इट। ये देखो, ये रे इस तक नहीं पहुंच पा रही है, बीच में अर्थ आ रही कि नहीं? ये अर्थ का ऊपरी हिस्सा आ रहा है, तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी सन रे। सो होराइजन से नीचे चला गया तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन एटमॉस्फेयर होने की वजह से इसे क्या हो गया, इट कैन गेट सम इमेज ऑफ सन। और फिर वो उसी को क्या सोचेगा कि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, तो जरूर सन यहाँ रहा होगा। आइज कैन इजिली बी चीटेड। तो सन के नीचे जाने पर भी हम सन को थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं, फिर ये सन और नीचे जाएगा, तो सन नीचे जाएगा तो फिर मैं सन को ओवल देखूंगा। क्या कभी ऐसे सन भी देखा है आपने? फिर थोड़ा और नीचे जाएगा, सन तो नीचे चलता ही चला जाएगा ना, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। तो इसके नीचे जाने पे फिर नीचे की चीज नहीं दिखेगी, तो आप देखोगे सन कटा हुआ दिख रहा है, ऐसे लगेगा कि अस्त हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। फिर और नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा दिखेगा, फिर वो भी नीचे डूब जाएगा। सो वो तो अलग बात है, बट हाउ एवर दिस इज द सन। तो हमें क्या दिखा, दिस इज द रीजन फॉर, मान लीजिए जैसे अर्थ है, तो अर्थ किस तरीके से रोटेट करती है, तो अर्थ हमें देखो, अब यहाँ पर ये अर्थ है तो रोटेट कर रही है, सो दिस इज अर्थ रोटेटिंग। तो हम कहते हैं कि सूर्य पूर्व की दिशा में निकलता है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। तो जैसे ये चीज है, तो ये जब ऐसे होगी, तो किसी भी चीज का आप देख लो, बताओ आपके केस में ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। अगर सन यहाँ है, सन यहाँ पे है, तो इसे ऐसे घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला व्यक्ति कहता अरे हमने सन देख लिया, यहाँ इसको तो दिख ही रहा, इसके लिए तो धूप है, इसके लिए तो खड़ी दोपहर है, नहीं सामने ऐसा सन तो सर पे है, इसको क्या दिक्कत। लेकिन इसके बारे में सोचो जो अभी अभी होराइजन पे, जिसके लिए ताजी ताजी सुबह होने वाली है, तो ये इधर घूमा तो इसे दिखा ना सूर्य, तो बताओ इसे क्या किधर घूमना चाहिए? क्या इसे जैसे वेस्ट में ही घूम जाना चाहिए, ईस्ट में। इधर घूमना, इधर ईस्ट है, ईस्ट में घूमेगी तभी तो सन दिखेगा। और फिर धीरे धीरे अब ये पूरा मुड़ गया, तो अब जब पूरा मुड़ गया तो अब इस वाले पर्सन के लिए ईस्ट इधर है, घूम गया ना इधर, तो वो कहेगा अरे ये तो वेस्ट में चला गया, वेस्ट इधर हो गया, हमारे लिए वेस्ट इधर। तो जो सन है, ये अर्थ है, ये कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, तभी तो इसे ईस्ट टू वेस्ट सन जाता दिख रहा है। जब आप ऐसे जाओगे तो सन ऐसे जाता नहीं दिखेगा, तो सन ऐसे जा रहा है, तो सन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। तो अर्थ को कैसा जाना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब जरा आप देखिए कि द सिमिलर इज द केस। सो हम इस बात को लिख लें, द सिमिलर इज द केस व्हेन सन इज, ये इधर पर हो, तो यहाँ पर भी तो वही बात होगी। तो इसको भी ऐसे बना दो, यहाँ तक सीधी लाओ और यहाँ मिला दो, बोलो सही बात है कि नहीं? यहाँ तक बिल्कुल आप रिफ्लेक्शन ना करें, यहाँ तक तो बिल्कुल इसे सीधा लाएं, क्योंकि यहाँ कोई एक्सोस्फीयर के बाद 500 किलोमीटर के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर है क्या? नो सर, नहीं। तो उसके आगे तो ये सब सीधा ही आएगा, लेकिन आई को क्या लगेगा कि दैट इज, यहाँ पर इसे लगेगा सन यहाँ है, उसी को पीछे मिला दो। तो जैसे यहाँ देखा था वैसे इसको क्या लगेगा, तो इसको भी यहाँ पर भी लगेगा कि यहाँ कहीं से इस चीज का हम रीजन लिखें। What is the reason of advanced sunrise and delayed sunset? तो ये इमेज हो गई apparent sun। ये real position, this is sun and this is आभासी, इसका जो प्रतिबिंब apparent position, वहां सन है नहीं लेकिन उसे ऐसा दिख रहा है, सो दिस इज apparent position। However real object is this, real sun यहाँ पर है। तो अब हम लिखते हैं what is the sunrise। So when sun goes below horizon,
जब ये कहाँ चला जाता है, इट गोज बिलो होराइजन, देन ऑल्सो जो सन रेज हैं व्हेन एंटर्स इन एटमॉस्फेरिक बेल्ट देन दे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, इनवर्ड बेंड करेंगे कि नहीं? Why it is so? Because on moving towards Earth, the atmosphere becomes more and more denser. जो भारी गैसें हैं वो किसकी तरफ हैं? सबसे भारी गैस कौन सी? क्या CO2 है? सबसे भारी गैस का 44U है उसका मास। CO2 का देख लो, कार्बन का 12U, ऑक्सीजन का 16U प्लस 16U 32 प्लस 12, तो सबसे भारी कौन सी हुई? CO2। तो CO2 सबसे भारी है, उससे ऊपर की कौन हुआ? O2, और उसके ऊपर क्यों 32U नहीं है ऑक्सीजन, और 28U तो नाइट्रोजन, और फिर उससे हल्की है 2U, वो कौन है? हाइड्रोजन। हीलियम की तो छोड़ दीजिए, हीलियम बहुत थोड़ी परसेंटेज है, तो भी जो भी हो 1% हीलियम है, तो हीलियम भी बीच में कई बार पड़ती है, फिर हाइड्रोजन भी पड़ेगी, तो सबसे ऊपर ही ये सारी गैसें हैं। ऐसा ना होता तो आप कह दो 71% नाइट्रोजन, हम सांस कैसे लें? 79%। ये तो अच्छा हुआ कि उसका जो मोलर मास है या फिर उसका मॉलिक्यूलर मास है वो 28U हो गया, और जो जितना भारी है वो नीचे है, तो सबसे भारी CO2, फिर N2, फिर O2। However, there is intermixing of gas always takes place due to fluctuation in air, वो सब होता है। फिर भी कोई भी फ्लूइड रखो तो फ्लूइड में भी जो सबसे भारी लिक्विड है वो कहाँ रहेगा? नीचे। उससे ऊपर सबसे ऊपर केरोसिन रहेगा, उससे नीचे वाटर, और शहद डाल दो तो सबसे नीचे। उसी तरीके से इसमें भी है, ये सारी गैसेस का है। अब जरा देखो, व्हेन सन गोज बिलो होराइजन, ये क्षितिज के नीचे चला गया, ठीक है, ये है। सो ये है होराइजन, यू कैन नॉट अचीव होराइजन। होराइजन को पा सकते हो कभी भी दौड़ोगे होराइजन का, क्योंकि आप अर्थ में दौड़ते जाओ, होराइजन खिसकता चला जाएगा। तुम सोचो अर्थ में दौड़ना देखना मैं उसे पा लूंगा, लेकिन तुम अर्थ में ही घूमते रह जाओगे, और होराइजन साथ साथ चलेगा कि नहीं? धरती चूमे जहाँ गगन को पथगामी की लक्ष्य डगर हो, तो वही चीज है कि हम तो पथगामी जो चलता ही रह जाएगा, उसकी लक्ष्य डगर कभी नहीं आ पाएगी। मतलब दैट इज धरती चूमे जहाँ गगन को, दैट इज होराइजन, वही क्षितिज है। So when sun goes below horizon, then also due to atmospheric refraction, sun rays bend होगी, ठीक है, towards normal as density keep on increasing towards the surface of Earth, and we manage to receive, और हम किसे पा लेते हैं? and we manage to receive sun rays though it is below horizon, and we manage to receive sun rays though it is below horizon, उसके नीचे है। In this way we continue to see sunrise या sunset, वो उसके नीचे है ना, गोज बिलो हमने कह दिया, तो ये अब पोजीशन किसकी हो गई? क्या सनसेट की हो गई? Yes, sir. ठीक है। When it is rises and below horizon, तब हम कहेंगे सनराइज, अभी तो गोज की है। When it rises तो सनसेट हो जाएगा। So होराइजन के नीचे से रह गया, so we continue to see 2 minutes till 2 minutes more than after actual sunset. हम दो वास्तविक सनसेट के बाद भी 2 मिनट तक हम देख ही रहे हैं उसको, नहीं तो यहाँ होराइजन था, इसके नीचे चला गया था तो कायदे से हमें नहीं देखना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं। सो इस तरीके से so we continue
new to see for 2 minutes more the sun after actual sunset, after actual एक बार वापस बना लो। सनसेट, यानी कि अगर यहाँ से नीचे गया तो हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन नीचे जाने के बाद भी जो इसकी रेज आ रही हैं, तो वो रेज आई, वो ये यहाँ न जा करके वो मुड़ गई। क्यों मुड़ गई? क्योंकि ये डेंसर होता गया, तो डेंसर, जब डेंसर मीडियम में लाई जाती है तो क्या नॉर्मल की ओर उल्टी जाती है? Towards normal. तो अब हमें तो मिल गई ये रेज, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, तो अर्थ की ये नीचे का तब भी हमें मिल गई। तो हम कहाँ सोचेंगे सन कहाँ है? इसी को पीछे बढ़ाओ, सन यहाँ पाया गया कि नहीं? सो इट इज द कॉज कि हम इसे पाते रहते हैं। अब इसके आगे देखो कि नाउ सेम इज द केस, सेम इज द केस विथ सनराइज ऑल्सो। When sun is below horizon, जब ये it is below horizon and then also we manage to get rays of sun 2 minutes earlier due to atmospheric reflection. In this way, we see for 4 minutes more the sun than its actual position. अगर इमेज ऑफ सन किस लिए बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर है तो आप इमेज ही देखोगे, आप सही चीज थोड़ी ना देख पाओगे। सर मून में तो फिर सही दिखेगा। मून में सही दिखेगा, मून में आप ऑब्जेक्ट देखोगे, यहाँ इमेज देखोगे, वो उसकी वर्चुअल पोजीशन है। ऑलवेज यू आर सीइंग सन वर्चुअली, जहाँ है वहाँ दिख नहीं रहा और कहीं दिख रहा है, तो वो क्या है? जो चीज जहाँ है वो ना दिखे और कहीं दिखे, तो उसे इमेज ही तो बोलोगे। यहाँ था, यहाँ दिखा, हर जगह यही हो रहा है, तो इस तरीके से हर समय आप वर्चुअल पोजीशन ही देख रहे हो, उसकी अपरेंट पोजीशन। दिस इज द कॉज ऑफ एक्चुअल सनराइज, ये अर्लियर सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सो ये यही रीजन क्या हो गया? दिस इज द रीजन फॉर एडवांस sunrise and delayed sunset. सर तो मून एक्चुअल पोजीशन पे क्यों दिखता है? क्या? सर मून एक्चुअल पोजीशन पे क्यों दिखता है? मून भी नहीं दिखेगा, सबके केस में यही है, सब ऐसे दिखे। मून के समय में हम सो जाते हैं, तो मुझे बोला ही नहीं चलेगा। जो चीज है, अगर मून में हम रहेंगे, जहाँ मून में क्यों एटमॉस्फेयर की बताओ? ये बहुत अच्छा ग्रेविटेशन नहीं होता है। भाग जाते हैं, ग्रेविटी चाहिए ना, ग्रेविटी नहीं होगी नहीं। कितना पानी पियो अगर आप नहीं पियोगे? तभी मैं सोचता था कि तुम्हारी बोतल आती तो खाली है, लेकिन भर के जाती है। अब कभी समझ नहीं पा रहे।
सर हाँ वो फर्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिकल्स करोगे कैसे? फर्स्ट के यस सर सर आप वही करवा दीजिए, थोड़ा मजा आएगा। आप बता देना कौन कौन से प्रैक्टिकल अगर होंगे तो करवा सर एक डबल डिस्प्लेसमेंट के दो है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के एक क्या भी वही करवा दीजिए। अभी नहीं है वो कोई मेन चीज नहीं है, स्कोरिंग वहाँ कर रहे हो तो ठीक है, बाद में देख लेंगे। ओ ठीक है, 3 पीरियड में कराएंगे, इतनी बात हो गई। सर आज शाम को शायद दोपहर में 3:45 बजे एक और क्लास होगी ना? नहीं 45 पे क्लास और होगी। सर आपने करवा अरे ये होगी। ठीक है सर, चलेगा वो सर। एमसीक्यू की क्लास हो, अच्छा वो एमसीक्यू की होगी? एमसीक्यू की आप लोगों की क्लास अच्छा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी? इतनी बात हो गई। सर 2 बजे तक हम घर पे पहुंच ठीक है ना, MCQ है, 2 ठीक है। बजे पहुंचेंगे तो अरे ठीक है कोई बात फिर नहीं। 1 घंटे बाद अरे तो छोटा नहीं है ना, छोटी छोटी बात हो गई। तो ऑनलाइन ऑनलाइन ले लेना, अरे नहीं सर, हाँ वो अकेले ना। सीजन के लिए ना। हाँ सर। और सभी लोग कह रहे थे तभी कर दी, वरना आप होते तो ये मुश्किल कौन था। कह रहा था भाई? ये सब कह रहे थे कि कोई नहीं, मुझे भी मैं चाह रहा था। अरे शाम को दिक्कत हो गई। मुझे को पढ़ना था। अरे सर मिटा दिया? सर आपके आगे ही दे देंगे। ओ सॉरी सर। ठीक है, इतनी बात हो गई। सर रात के 8 बजे दे दीजिए, वो टाइम पे बस करना। कोई जरूरत नहीं है। सर 8 से 10 अरे गेट में घुसने के लिए मेरी तो भाई। अब देखो ये बात हो गई एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब हम स्कैटरिंग की बात करेंगे। सर एमसीक्यू की टिक करो। मैथ्स की करा देंगे, मैथ्स का करा देंगे, मैथ्स साइंस सब शुरू कर देंगे, एमसीक्यू सर कंप्यूटर सैंपल भी सॉल्व सर कर सैंपल कर दीजिए। तेरा सैंपल पेपर ने मैम ने अपने साइंस में 3 क्वेश्चन कराए। सैंपल पेपर ठीक अरे है। भाई 40 मिनट के पीरियड में 3 क्वेश्चन। ना कुछ ज्यादा ही हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत अच्छी बात है। बात ये है। थोड़ा और दूर कर लो। क्या थोड़ा और दूर कर लो। इसको दूर कर सर अपना चश्मा नहीं दिखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। स्कैटरिंग के बारे में देखें, व्हाट डज इट मीन बाय स्कैटरिंग? सो व्हेन लाइट फॉल्स एनी पार्टिकल बिगर देन दिस, जैसे कि मैं श्रेयान के सामने बोल रहा हूँ लेकिन कुणाल इधर उधर नहीं देख रहा है, वो आसानी से सुन ले रहा है। क्यों सुन ले रहा है? मैं आपके इधर बोल रहा हूँ ना, आपसे कैमोफ्लेज्ड है वो, यानी आप उसको उसके सामने आ रहे हो तो छिपा हुआ है कि नहीं? हम छिप रहे हैं उससे, फिर भी वो सुन ले रहा है। और उसके पीछे ट्रेन बनी हुई है, आयुष बैठा वो भी सुन ले रहा है। तो आप ये समझो कि वाई इट इज सो कि मेरे बोलने के बाद भी अमित के पीछे बैठा हुआ सृजन सुन ले रहा है, क्योंकि ये बात सही इन्होंने कह दी कि ये देखो, ये जो साउंड है, साउंड की वेवलेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। अच्छा, यहाँ पर जब कंप्यूटर सर बोल रहे हैं उधर पर, तो वहाँ से यहाँ आवाज़ आ रही है, हम चाहे कुछ भी कर लें वो वहाँ से आवाज़ आ रही, क्योंकि जो हमारी दीवार है वो कितनी पतली है, ये 1.5 फीट है, करीब करीब 1 फीट या 1 फीट से कुछ ऊपर है। तो कभी भी अगर जैसे ये साउंड वेव्स हैं और अगर इनके बीच ऑब्स्टेकल आ गया, ऑब्स्टेकल का मतलब है इसकी वेवलेंथ कितनी है बताओ? सर 1 मीटर का कोई छोटा ऑब्स्टेकल आ गया, 1 फीट का आ गया या 30 सेंटीमीटर का, तो ये वेव यहाँ से मुड़ जाएगी। इसको क्या कहते हैं लाइट का? करेक्ट। बताओ बताओ आप क्या कहते हैं? यही चीज। हाँ, डाइफ्रैक्शन, इन्होंने पूरी बात कही। मतलब सभी ने अपना विचार दिया, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान है ना। तो अब ये क्या हो गया बताइए? प्रकाश का विवर्तन। मेरे तो साउंड का हो गया, लाइट का। लाइट का होगा, दैट इज डाइफ्रैक्शन। किसी भी वेव का, अगर किसी भी बेंडिंग ऑफ एनी वेव इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। अब कब होती है बेंडिंग बताओ? when it encounters any object smaller than its wavelength, smaller than its wavelength। अब जैसे यहाँ smaller than wave, अगर कोई बड़ा हो, इतनी बड़ी चीज, तो यहाँ पर अगर यहाँ हो
तो ये एटीन्यूएट हो जाएगी और इसके यहाँ पहुँचने की कोई सूरत नहीं है, और ये फिर यहाँ खत्म हो जाएगी या होगी तो ऐसे। यानी मेहरानगढ़ में 3-3 मीटर मोटी दीवार है और अचानक किसी गली में घुसो, अरे ढोल नताशे बज रहे हैं, वहाँ तो नहीं बज रहे थे। क्यों? क्योंकि जब इतनी मोटी दीवार है वहाँ पर आप कुछ भी कर लो, उधर की आवाज़ इधर पहुँचेगी नहीं। और नहीं तो चैलेंज है कि मेहरानगढ़ के एक तरफ तुम खड़े हो, दूसरी तरफ साथी को, और जितना भी माइक लेके बोल लो वहाँ पहुँचेगी नहीं आवाज़, तो नहीं पहुँचेगी। समझ में आई बात? क्यों ऐसा होता है? किले के अंदर शांति रहती, बाहर ढोल नताशे हो रहे, कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ वॉल। अब थिकनेस ऑफ वॉल है, यहाँ पर सब लोग तो कितने कितने 1-1 फीट के, तो आराम से पीछे से मुड़ मुड़ा के सब जगह पहुँच जाती है, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ सर, वो ऐसा कुछ नहीं होता कि जो जितनी हमारी वॉल्यूम होती है उससे वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज जाएगी? ये करेक्ट कह रहे हैं कि हमारे वॉल्यूम में भी एनर्जी होती है और उसकी वजह से आवाज़ दूर दूर तक चली जाती है। हाउएवर वी आर गोइंग फॉर द डाइफ्रैक्शन। सो व्हाट इज डाइफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डाइफ्रैक्शन? The bending of wave when it is passed to any object which is lesser in size. हाँ, whose size is lesser than its wavelength. देखो जरा, नहीं ऐसे मत कहो, क्योंकि अलग अलग चीज है ना। बेंडिंग ऑफ वेव when it encounters, जब ये क्या करेगा? When it encounters any object, any object whose size is smaller than its wavelength। अच्छा एक बात और बताओ कि जैसे आपके घर में बहुत आप गरीब हो, मान लो थोड़ी देर गरीब, आपके यहाँ सन रे आई, सन रे आने के बाद इसे ऐसे आना चाहिए कि नहीं, इस झरोके में से, स्लिप में से, लेकिन ये इतनी मुड़ गई। यस सर, आपने बताया था सर। और ये इतनी मुड़ गई तो अपने साइज से बड़ी हो गई कि नहीं? Yes, यू अप्रिशिएट वाइट बैंड। और आपको पढ़ाया गया लाइट तो मुड़ती नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये कौन सा प्रकाश है जो सीधी रेखा में चलता है, और ये कौन सा जो मुड़ गया? सो लाइट बैंड हुई क्योंकि ये शार्प ऑब्जेक्ट है, जो टीन है वो बहुत शार्प है, इवन ब्लेड में डालो तो बैंड हो जाए। ठीक है, अब जरा हम बात करें, हमारे पास 2 तरीके की सर, लाइट। वो भी डाइफ्रैक्शन होता है क्या? ये डाइफ्रैक्शन, ये लाइट का डाइफ्रैक्शन है, ये साउंड का है। ये साउंड वेव है तो साउंड का डाइफ्रैक्शन, यहाँ क्या डाइफ्रैक्शन, इसका डाइफ्रैक्शन है। सर लाइक सामना होना, किसी भी चीज से एनकाउंटर करिए, सामना हो। अब जरा देखो, ये तो हो गया डाइफ्रैक्शन, बट इन केस अगर मान लीजिए कोई लाइट आ रही है, लाइट का वेवलेंथ बहुत थोड़ा होता है, इट इज वेरी लेस। अगर आप देखें तो ये 10⁻⁷ मीटर की हमारी लाइट का वेवलेंथ है, अलग अलग रेंज है। अगर मैं कह दूं कि आपसे कि लैम्डा रेड की वेवलेंथ तो दैट इज 7.8 और लैम्डा ब्लू की वेवलेंथ सो 3.5, इतना। लैम्डा की बात करो, फ्रीक्वेंसी सर वेवलेंथ सर। लैम्डा है ना? यस सर। यस सर। तो बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? सर रेड। सर रेड की ज्यादा है, जो भी हो। लेकिन अगर मान लीजिए ये अपने साइज से बड़े ऑब्जेक्ट से टकरा जाए, अब देखो, अब स्कैटरिंग की बात करें। सर ब्लू की ज्यादा होगी ना, क्योंकि -7 है तो फ्रीक्वेंसी -7 कॉमन ले लो, वो तो डेसिमल के आगे उतने जीरो के बाद 3 आ रहा है और डेसिमल के बाद 7 आ रहा है, तो बताओ क्या बड़ा है? 7 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अब जरा देखो, वो निगेटिव उसका वो नहीं है साइन, निगेटिव तो उसकी वो जो मैग्नीट्यूड है उसकी कमी है, पॉजिटिव। ये देखो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? When object encounters an object greater than its wavelength, जब इसके डाइफ्रैक्ट होने के कोई चांस नहीं है, तो ऐसे समय में ये जिधर मर्जी उधर की ओर बिखर जाता है। इसको ये जो बिखरना है ना, इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। मैं मोती की माला तेजी से पकड़ के यहाँ पटक दूं, खड़ 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 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक सरफेस है और यहीं पे अगर कीली निकली हो, कील बहुत सारे नेल्स, उसमें पटकूंगा तो धंस जाएगी सारी माला, एक भी उछलेगी। तो इस तरीके से अगर बड़ी सरफेस है और वहाँ लाइट पड़े तो क्या वहाँ लाइट पड़ने के बाद उनके इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट कर देगी?
इलेक्ट्रॉनों को हायर ऑर्बिट में एक्साइट कर देगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाएंगे तो फिर हायर ऑर्बिट से नीचे जाते हैं, क्या वो फोटोन एमिट्स करते हैं? यस सर। वही स्कैटरिंग है। सो व्हाट डज इट मीन बाय स्कैटरिंग? Light and encounter the object which shines greater than its base, then the bouncing back. ये कह सकते हैं इट डिस्पर्सेस रेंडमली इन ऑल द डायरेक्शन, बिखर जाती है, स्कैटर्स है ना। आप सही बताया। हाँ। सर आपने वो भी कुछ फोटोन वाला बताया तो एक बार फिर से बताइए। समझ आई बात कि मान लीजिए अगर यहाँ पर लाइट पड़ी तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो जब ये लाइट पड़ी तो क्या उसके इलेक्ट्रॉनों को वो हायर ऑर्बिट में भेज देगी? यस सर। और फिर जब वो नीचे आएंगे तो नीचे आने पे वो फोटोन को एमिट करेंगे, वो फोटोन इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता सर पर है। यही तो लाइट होती है जो फोटोन जा देखो पहले लाइट को इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और वो ऊपर गया। जब तुम किसी को एनर्जी दोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? फिर वहां से वो उतरेगा ना अपनी ग्राउंड स्टेट में, वहां तो नहीं रह सकता ज्यादा देर। यहाँ पे हवा में कोई बॉल उछाल दो एनर्जी देकर तो वहीं रहेगी क्या? नो सर। वो उतरेगी, तो जब वो उतरेगी तो फिर से फोटोन रिलीज करेगी, तो वो जो है वही फोटोन ही तो लाइट है। तो क्या उसकी पर्टिकुलर दिशा होगी? वो तो कहीं भी जा सकती है। मेटल तो चारों तरफ से चमकता है कि नहीं? मेटल के लिए कोई पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन तो नहीं है। तो उसी तरीके से इस चीज को ज्यादा अंदर तक मत देखो कि क्या होता है, बट इतनी बात है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और जब लौटते हैं तो उनकी एनर्जी रिलीज होती है चारों तरफ। ठीक है? हाँ सर आपने कहा कि जो लाइट आती है तो वही लाइट मतलब आपने बताया था कि जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है वो इक्वल होती है। जो फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं वो उतनी ही एनर्जी के इक्वल है जितनी लाइट उसने एब्जॉर्ब की थी। अगर ये आयोनाइज नहीं होता है, रेड लाइट और इन सबसे पार्टिकल्स आयोनाइज बस हायर ऑर्बिट में जाते हैं और लौट आते हैं, तो उसकी भी हो सकती है, उससे कम की भी हो सकती है। अगर वो छठे सीढ़ी से दो सीढ़ी करके उतर रहा है तो थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी करेगा। मान लो आप छठे में हो, छठे तक पहुंच गए एनर्जी पे आके, और लेकिन आप उतरते समय 6 से 1 पे नहीं आए, 6th सेल से 1 पे नहीं आए, 6 से आप 4 पे गए, फिर 3 पे गए, तो फुटकर में भी कर सकता है, थोक में भी कर सकता है। इतनी बात समझ आ गई? सर तो फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट भी उसी पे डिपेंड करेगी। वो जो भी हो अब हम आगे बताएंगे, क्योंकि अभी हम रुक गए ना। जब हम आगे बताएंगे तब फिर आपकी सारी बात बता देंगे। अभी हम स्कैटरिंग पर हैं यार, इट इज एट वेरी प्रिमिटिव स्टेज, सो लेट अस कंप्लीट इट। तो क्या बात बताई? जैसा कि कुणाल ने बताया, व्हेन लाइट एनकाउंटर्स, स्कैटरिंग की बात कर रहा हूँ, व्हेन लाइट encounters any particle greater than its wavelength, then it वेवलेंथ से बड़े से करी। अब इसके मुड़ने की तो कोई सूरत नहीं बन रही है। मान लीजिए बहुत बड़ा सा पार्टिकल है N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, हवा में होते हैं कि नहीं, चांदनी चौक के ऊपर, जिसकी वजह से रेड हेज दिखता है, वो लाल लाल दिखता है, ऐसा प्रदूषण फैला हुआ है वहाँ पर। तो चांदनी चौक के ऊपर की होता है वहाँ पे वहाँ बहुत प्रदूषण है। डाई नाइट्रोजन और पेंटाऑक्साइड बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और H2O के पार्टिकल्स और H2O के ड्रॉपलेट्स टाइम हो सकते हैं, पार्टिकल्स CO2 हो सकते हैं, मीथेन हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। सर CO ये CO2 हो सकता है, मीथेन, ये सब है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम देखेंगे कोई भी अगर उससे ज़्यादा हो, क्योंकि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है इसके भी रीजन है। अब जैसे रेड है तो रेड के केस के लिए जो हो सकता है वो ब्लू के केस के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कैसी है बताओ? छोटी है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, ब्लू की बड़ी बहुत अच्छी बात आपने भी कही। छोटी तो अब इस केस में जो पार्टिकल रेड को स्कैटर कर सके ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ, क्योंकि अब बहुत बड़ा है। देखो रेड है कि नहीं, रेड का वेवलेंथ देखो आप, इज इट देयर? रेड तो बहुत बड़ा है ना, उतना बड़ा पार्टिकल ढूंढो तो सिर्फ ऐसा कौन है? N2O5 ही तो होगा, और कौन होगा बताओ जो इससे बड़ा हो? तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए मेरे पास बड़ा पार्टिकल है तो वो हो सकता है कि वो रेड को ना भी स्कैटर कर पाए, और लेकिन ब्लू को तो कर ही देगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ छोटी है। तो इसको जो गली कूची के छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो भी स्कैटर कर देंगे।
उसको कहो O2 भी कर दे, M2 भी कर दे, वो सब कुछ। तो ब्लू इज स्कैटर्ड मोस्ट, ब्लू सब तरफ बिखर रहा है, तो इसीलिए क्या स्काई ब्लू है। यस सर। और वायलेट को सर ब्लू से भी ज्यादा वायलेट का हम सिर्फ 5% या 10% देख पाते हैं। वी आर नॉट ससेप्टेबल, आवर रॉड्स आर नॉट, मतलब जो हमारे कोन्स आर नॉट ससेप्टेबल टू वायलेट कलर। तो वायलेट इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इट इज अल्टीरियर टू वायलेट। वायलेट हम थोड़ा देख पाते हैं, लेकिन कुछ 25% ज्यादा होती तो वो थोड़ा और देख पाते हैं। वो उसी रेंज में है, वो डिस्टिंग्विश कर पाती हैं जो भी रेंज हमारी है विजिबिलिटी के लिए। अब यहाँ देखो, तो यहाँ हमने क्या बताया कि एनी लाइट, व्हेन लाइट एनकाउंटर्स एनी पार्टिकल ग्रेटर देन इट्स वेवलेंथ, देन इट गेट डिस्पर्स्ड रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन, या फिर जैसा इन्होंने कहा बाउंसिंग बैक। क्योंकि डिस्पर्स में ऐसा भी हो सकता है, मेरे मन में आया कि आगे भी बढ़ जाएगी, आगे नहीं बढ़ती है, बाउंसर्स बैक होती है ना। देन इट bounces back randomly in all the direction. सर ये डेफिनेशन सही है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स इनकाउंटर्स एनी। यही है, अभी इसको भी लिखा देंगे, एक नई डेफिनेशन में बताएंगे। सो दिस, ये जो भी चीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बताइए डेफिनेशन क्या है, बोलो। Spreading of light when it encounters any particle greater than its wavelength is called Spreading of light light when it encounters any particle when it encounters, light। अलग अलग है वो, उन्होंने बताई एक बुक्की होगी। Yes sir। ये है स्प्रेडिंग, ये है डायफ्रैक्शन, ये क्या है? बेंडिंग इज नोन एज, इट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है। अब ये देखो, व्हेन इट एनकाउंटर्स एनी ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन इट्स वेवलेंथ, उसे क्या कहेंगे? is called scattering। अच्छा, ये बात हो गई स्प्रेडिंग। as red color has more wavelength and most of the atmospheric particles are having lesser size than its wavelength। ज्यादातर ये CO2, इनकी हिम्मत नहीं इसका मुकाबला कर सकेगा, कि भाई आप जाइए, आप आइए जाइए। और जो दूसरे हैं वो सामने खड़े हो जाएंगे किसी के, इसके ब्लू के सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन रेड को गुजर जाने देंगे। तो रेड स्कैटर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। ना। सो मोस्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, चाहे H2 हो, चाहे CO2 हो, चाहे H2O तो करता है, H2O के बारे में हम कहेंगे कि ये इसको भी कर देगा, इससे बड़ा। सर इसलिए सर शाम को हम, हाँ, और देखो बस CO2 हो गया, O2 हो गया, N2 ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है। सो रेड हैज ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ है कि नहीं रेड? Yes. सो इट इज स्कैटर्ड द लीस्ट, अ ब्लू इज हैविंग स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, सो इट इज स्कैटर्ड मोस्ट। इट इज रैलीज क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग। तो रैली एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये बात बताई कि रेड हैज कैसी वेवलेंथ है, बताओ। हाईएस्ट लिखो, जो भी लिखना है, क्या लिखना चाहते हैं? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हाँ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड साइज ऑफ मोस्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, उससे छोटे ही हैं, आर लेसर। जैसे कौन कौन से? CO2, H2, O2, N2 are lesser, so it scatters least। while blue को क्या होगा? फिर उसको हर कोई कर देगा। हाँ, while blue has shortest wavelength,
So it is scattered by most of the atmospheric particles. इसलिए ये क्या होता है? It is scattered by most of the atmospheric particles. तो ये रैलीज क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग है इसको लिखें। सर ये दोनों सेम है सर, एक ही सर ये दोनों सेम है सर भाई मोस्ट ऑफ अब देखो ये स्कैटरिंग ही है, लेकिन स्कैटरिंग यहाँ खत्म हो गया है। स्कैटरिंग यहीं तक है डेफिनेशन। डेफिनेशन के मामले में यहाँ तक है, इसके आगे ये आपके जानकारी के लिए कि कौन ज्यादा स्कैटर करता है। अब देखो रेड को H2O कर देगा, बिखरा देगा, क्योंकि बड़ी सरफेस होगी तो मोतियां क्या टकराने के बाद बिखर जाएंगी। यस सर। छोटी होगी तब थोड़ी ना बिखरेगी, वो उसी में धंस जाएगी। सर लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट की नहीं, मोतियों की बात कर रहे थे आप, मतलब क्या लाइट समझ बैठे। सर समझ नहीं आया सर मोतियां। मोतियों का मतलब समझो कि जैसे कोई चीज बिखरना है तो वो आप उससे कंपेयर कर सकते हो, है तो लाइट की बात। सर भाई मोस्ट ऑफ के पास ये देखो सर इसे कहते हैं राइज लॉ। मैं बता रहा हूँ। सर आज आपकी दो बजे के बाद की क्लास है क्या? अभी देखो रखनी है कि नहीं हम बताएंगे। अरे सर रख लो सर रख सर ये कंटिन्यू कर दीजिए सर, 2-3 बजे। ये चीज है, यहाँ तक बात है। तो अगर लाइट के पार्टिकल हैं तो ये बड़ा पार्टिकल है तो ये इसको भी बिखरा देगा, क्योंकि ये बड़ा है ना। तो बड़ा होने की वजह से जो रेड लाइट है क्या वो भी बिखर जाएगी, वो भी बिखर जाएगी, और इस तरीके से इसको भी बिखरा देगा। ठीक है, सो इसको भी बिखरा देगा। और ये सर सर जैसे हम सर लेजर लाइट को सर ऐसे करते हैं तो सर वो होती है। इस तरीके से हो रहा है कि नहीं, तो इसको भी बिखरा देगा। तो ये चीज है स्कैटरिंग। तो सब लाइट H2O में ये क्षमता है कि वो सबको बिखरा दे, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। और बाकी वो कई ग्रुप वो जो है ना वो कोलाइडल साइज में, सिर्फ एक H2O नहीं रहता है, H2O ड्रॉपलेट्स हैं, उसमें अपने आप में ही 100 या 200 पार्टिकल्स होंगे वाटर के, तभी तो उसमें है। व्हाइट लाइट करके कुछ नहीं होगी। व्हाइट लाइट में अच्छा रेड है या ब्लू है, इन्हीं में से ये एक्सट्रीम वेवलेंथ्स हैं। तो आप व्हाइट लाइट की वेवलेंथ नहीं मान सकते। रेड में ही आप कह सकते हो सर 50 लाख रेड की। अच्छा बताओ भाई, रेड में एक थोड़ी ना है, वो एक स्पेक्ट्रम है। डीप रेड से हल्का रेड, तो उसमें भी मोनोक्रोमेटिक। ये ना बता देना कि मोनोक्रोमेटिक। रेड की वेवलेंथ 7.8 से 7.1 तक चलती है, 7.8 से 7.1 वहाँ तक है। तो उसमें 50 लाख का इनफाइनाइट है। सर हम डीप रेड लेते हैं हैं? सर हम डीप रेड लेते हैं क्या चीज? सर हम डीप रेड लेते हैं। डीप रेड लो या कोई भी लो, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। सो एक्सट्रीम कंडीशन की हमने बात कर दी है, बाकी आप कोई भी लो है। तो ये चीज़ ठीक है कि नहीं? सर हाँ, सर हमें बाय मोस्ट ऑफ के बारे में अब हम लिखने जा रहे हैं। सर वो सर रेड और ब्लू का सर वो साइड किसका है सर? मिनिमलिस्ट लैम्डा यानी वेवलेंथ, यही है लैम्डा। अब जरा देखो, डीप रेड भी लेंगे जो हम देख पाते हैं, वो एक्सट्रीम वेवलेंथ हम ले रहे हैं। और जो रेड से भी कम है उनको नहीं ले पाते हैं। ये सब निशान चुपके अस्मित को बता दे रहे हैं, अस्मित तेज हो जाए। सब आबे जमजम पिला के तेज कर दिया। आबे जमजम क्या है? मक्का का पानी। वो जमजम आपका मतलब तो पानी होता है ना। नहीं है, यहाँ की आबो हवा बदल गई, पानी भी बदल गया और हवा भी। तो आब और हवा दोनों बदल गई। 2 नदियाँ मिल जाए तो 2 आब, और 5 नदियाँ मिल जाए तो 5 आब। आब का मतलब तो जल ही होता है। सर आज पता अच्छा, कोई बात नहीं सर। अब यहाँ पे देखिए सर, सो इट इज स्कैटर्ड बाई मोस्ट, क्या है बताओ? ब्लू लाइट क्या होगी? मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। सर हाँ, सर
को हमें बचपन में सिखाया था ना कि सर पानी ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि वो मतलब इसी वजह से। का कलर वो हो जाता है। इसी वो वजह सब से। हम बता देंगे। अब आगे की ये बात ये कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि उसमें हम कभी कभी डिटॉल भी डालते हैं। हमें सचेत करना तो जरूरी है। Most of the atmospheric particles. So it is scattered by most of the atmospheric particle. So amount of scattering क्या होती है बताओ? Rayleigh's criteria क्या है? Of scattering is amount of scattering क्या होती है? Is directly proportional to 1 upon lambda to the power 4. लैम्डा अगर छोटा होगा तो क्या स्कैटरिंग ज्यादा होगी? यस सर, सर प्रोपोर्शनल है भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर। डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो क्या ये बढ़ जाए? यस सर। है ना? सो ब्लू के लिए लैम्डा सबसे छोटा हमने बताया था 3.5 × 10 to the power -7, आपने लिख लिया होगा। सो लैम्डा ऑफ ब्लू इज लेस। लैम्डा ब्लू क्या है? प्रोपोर्शनल का आगे 1 लैम्डा क्या लिखा है? लैम्डा टू द पावर 4। ब्लू का लैम्डा कितना है बताओ? सर 3.5 इसका -10 -7 मीटर। तो यहाँ आप देख लीजिए इनका अगर वहाँ पे पावर 4 की अभी बता दे रहे हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम along with its wavelength। एक मिनट। विजिबल स्पेक्ट्रम along with its wavelength। According हम to ये देख science रहे and हैं, NASA, इसमें आपको as the याद first रह spectrum जाएगी of कि visible जैसे इन्होंने पूछा कि ये जो वेवलेंथ है इसके क्या क्या कलर हैं और ये कहाँ तक जाते हैं, तो जरा देखो 7.4 तक हम विजिबल है और अगर यहाँ तक जाए तो 4.35 है। सर 3.8 हम उसे और अप्रोप्रिएट करते हैं। इट इज मोर एक्सैक्ट। सर 3.8 बोलेंगे ना 3.8 है और उधर कितने तक जा रहा है? 7.4 7.4 तो 7.4 ही लिखो। 7.40 है ना, इसे ठीक कर लो, इसे क्लियर है। अब देखो रेड में भी कितने सारे रेड हैं, कोई एक रेड थोड़ी ना है। अब वाइट करके तो कुछ है नहीं, तो हम क्या बता दें वाइट के? वाइट तो इन सबका मिक्सचर है। तो अब यहाँ पर हम 7.4 कर लें। समझ में आ गई ना बात आपको? ये हमारा स्पेक्ट्रम है। ओके, सर मैंने 3.5 को भी चेंज किया। क्या 3.5 3.8 है ना लास्ट में? 380 × 10 to the power -9 नैनोमीटर क्या होता है? -9। तो 3.8 करोगे तो 10 to the power -7 हो जाएगा। 100 उसमें चला जाएगा। वो कोई बात नहीं, ये चीज़ है। इतनी बात हो गई। अच्छा बताओ, जो चीज़ छोटी, यहाँ छोटी चीज़ डालोगे तो ये बड़ा। ये बड़ा नहीं हो जाएगा। सो इसी से डिनोमिनेटर छोटा तो स्कैटरिंग बड़ी। इट इज क्लियर, इट कैन बी क्लियरली कंक्लूडेड दैट ब्लू स्कैटर्स मोस्ट एंड रेड स्कैटर्स लीस्ट। वो सही बात है। सर पर अगर अपनी पूरे लाइट की उसमें से पूछे तो वायलेट ही नहीं है ना, अगर पूरे उसमें से वॉयलेट का बहुत थोड़ा हिस्सा दे तो वॉयलेट बोल देना। लेकिन हर जगह ये पूछा जाता है कि इस वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, तो वॉयलेट बोल दो। ब्लू का लिख दो वॉयलेट ठीक है। ब्लू की स्कैटरिंग अभी यहाँ दिखाई नहीं। जो छोटा है तो बिखर जाएगा ज़्यादा, सारे पार्टिकल उसको बिखरा देंगे, जाने ही नहीं देंगे। छोटे बच्चे को सब सड़क पे रोक लेंगे, कहाँ जा रहे हो? दादा जाए तो किसी को कोई रोकेगा? कोई चीज़ है कि बड़ा लाइट जा रहा है, सब ये लोग रोक पाएंगे क्या? कौन ज़्यादा स्कैटर क्या बताओ? सब ब्लू। रूम से रोक लेंगे सब कोई। सर दादा को परदादा ठीक है, आगे देखो। सो इट कैन बी H2O। कंक्लूडेड। अब आगे जमजम का असर। It can be concluded that violet scatters most। जमजम उस जगह का स्थान है जहाँ पर मोहम्मद ने छोड़ा था, वहाँ से पानी निकला था। So scatters most and
and red scatters least. इतनी बात समझ में आ गई? अब हम आगे की बात करें. Now, okay. Now let us see. सर उधर जो आपने लिखा है ब्लू है शॉर्टेज वेवलेंथ और उसकी जगह वायलेट आ रहा है. वॉयलेट कर दो ना, कहीं पर वॉयलेट कर दो. कुछ लोग कहते हैं वॉयलेट कर दो, तो ऐसा बुक डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, वो ब्लू फ्रीक्वेंटली यूज कर रही है, तो हम भी ब्लू कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा स्काई ब्लू है. सो अब हम यहाँ पर कहीं क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू. द ब्लू पैटर्न. यही बात है, ठीक है ना. तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाई द color of sky is appears blue. तो ये ब्लू क्यों है? अब जरा देखें कि वॉट एवर, जैसे सन रे आपके पास आई, तो सन रे अगर आपके पास आ रही है अर्थ में, तो क्या ये पार्टिकल में यहाँ पर कौन स्कैटर हो गया? सर ब्लू. अच्छा, लेकिन ये पार्टिकल जब ये ब्लू निकला तो क्या वो दूसरे से फिर स्कैटर हो जाएगा? हाँ सर. Yes, sir. और क्या वो हमारे तक पहुंच जाएगा? Yes. Yes. क्योंकि आप कहोगे वहां से तो ऊपर गया तो हम क्या देखें? नहीं, ऊपर नहीं गया. ऊपर जाने के बाद क्या वो दूसरे से नहीं टकराया? Yes. उनसे टकरा के फिर अब हमारे पास आ गया, तो स्कैटरिंग हो गई कि नहीं? बिखरना उसी का हो गया. तो इस तरीके से इससे टकरा के ऊपर गया, उससे टकरा के हमारे पास आया. सो as blue color of white component, ठीक है, white light scatters most, है ना, it scatters most and ठीक है, others scatters least and other component scatters least. So sky, और ये जो चीज है, this scattering occurs due to atmospheric particles. बहुत सारे पार्टिकल हैं कि नहीं, गैसेस पार्टिकल्स. Yes. This scattering occurs अब इधर उधर भी बैठ जाएगा. आप तो वहाँ से दिस स्कैटरिंग अकर्स. ठीक है, हम आगे बढ़ा देते सर ठीक, ये सही है सर. हैं. लेट्स को वो कर दें सर, रोटेशन हटा. अरे सर नहीं करती. देखो, गर फिरदौस बरुरुए दमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो. ये औरंगजेब के बेटे ने कहा था, अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है. कश्मीर के लिए बोला था. कितनी बड़ी बात है, नहीं? तो ये बात जवाहरलाल नेहरू ने भी बाद में बोली कि उसने सत्य कहा. जो श्रीनगर गए हैं वो देखें. हाँ सर. So this scattering occurs due to atmospheric particle. इतनी बात हो गई कि नहीं? So this occurs due to atmospheric particles. Hence our sky appears blue. टेस्ट किसका लोग रहा? Hence sky appears. अभी देख लो पहले. सर शाम को रेड क्यों होता है? सर ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स आ रहा है. सर शाम को ले लेंगे. यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं? सर टेस्ट चीज का लेगा. अभी देखते हैं. यहाँ तक समझ में आ गई बात कि नहीं? स्काई appears blue. तो sky appears blue, but the space above moon appears dark. सर वहाँ होता ही नहीं, सर जाता ही नहीं. तो ये क्यों पूछा जा रहा है? सर ब्लू लाइट वहाँ पहुँचता ही नहीं. सर वहाँ पे डिस्पर्शन ही नहीं होता. तो जैसे कई बार हम लोग ना वो एयर ये अफसर्स में से सामने देखा है कि वो लिखा है कि ओन ए कॉकपिट एट 15,000 मीटर हाइट. अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे चले गए, हम लोग ऐसा गए, वहाँ देखते हैं अरे रात हो गई. क्यों रात हो गई? क्योंकि एटमॉस्फेयर नीचे छूट गया. तो वहाँ दिखता है अरे काला काला हो गया. फिर नीचे आए, डिसेंड किया,
तो फिर से रोशनी, तो आप ऊपर जाओ तो ये वो पता कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। नाउ तो सर आप आईआईटी में पढ़े हो क्या? नहीं, आईआईटी नहीं पढ़े, आईआईटी के टीचर्स ने हमको पढ़ाया, लेकिन हम कभी सेलेक्ट ही नहीं हो पाया आईआईटी में। अब देखो, सर मुश्किल होता है क्या? पता नहीं हम क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाए। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कि क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है ना, 60 रुपीज़ मैथ का टीचर ले रहा था, तो फादर ने कहा हम इतने पैसे तो नहीं दे पाए, तुम खुद अगर करो तैयारी तो करो। तो अब चीज़ें तो हमें 9th 10th 11th 12th तक हमें कभी ट्यूशन मिला ही नहीं, तो समझने में बड़ी दिक्कत है। कोई समझाने वाला हो, स्कूल के टीचर तो नहीं समझाएंगे अच्छे से, Yes. तो ट्यूशन की कीमत तो फिर हमें पता चली कि वो चीज़ मिल जाती है हमको। हम तो दिन रात पढ़ा करते थे, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि होती क्या है। तो पहले लोग पैसा नहीं खर्च करते थे, ये इन्वेस्टमेंट है। अब बहुत जागरूक हो गए हैं, तो पहले नहीं। सो ठीक है, फिर हमने ये उन्होंने कहा अपने पैसे से पढ़ाओ तो पढ़ाओ, तो हमने जो है 10वें से ही ट्यूशन करना शुरू कर दिया। इतना कमा लें कि हम ट्यूशन कर सकें, लेकिन कभी इतना कर ही नहीं पाए कि उतना, तो फिर हमारे ट्यूशन पढ़ाने का ही शौक लग गया। वो जो आईआईटी तो छूट ही गई। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, फिर जो भी हमें मिला हमने उसे वो पढ़ाया। संगीत, जिसने कहा हमें संगीत पढ़ा दो, तुमने संगीत पढ़ा। अब देखो, संस्कृत पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, हर चीज़ पढ़ाई। सो अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू बट स्पेस अपीयर्स डार्क। यही बात पूछी गई। बिकॉज वहाँ पर पार्टिकल्स नहीं होते थे। सो वाई अपीयर्स ब्लू, सर ईयर्स में क्या आएगा ना? appears ब्लू बट स्काई तो ब्लू है, बट स्पेस appears, यानी अगर आप बाहर निकल गए, अर्थ के बाहर निकल गए, तो वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। जो आप ये समझ लो अंतराणविक आकाश, उसको स्पेस कहते हैं, जहाँ पर कुछ भी ना हो। जो अर्थ के बाहर निकल गए तो मून के ऊपर कुछ नहीं है। मून के ऊपर अगर पीछे सन है और तुम किसी से बात करे, बता नहीं सकते हो दिन है कि रात है, क्योंकि वहां पर पता ही नहीं चलेगा दिन हुआ कि रात। सूरज जब तक दिख रहा है तो दिन है, सूरज दिखेगा, बाकी सब काला काला। बात भी नहीं हो पाएगा सर, बात भी नहीं हो पाएगी, बता नहीं पाओगे। तो व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू बट स्पेस अपीयर्स डार्क। सो इन अर्थ व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू एट अर्थ, अर्थ में ये होता है ना। Yes, sir. बट स्पेस अपीयर्स डार्क, तो इन मून, जो स्पेस है वहां पर क्या दिखता है, मून पर कैसा दिखता है, डार्क। या ऐसी कोई भी पिक्चर देखी हो जिसमें स्पेस क्राफ्ट जा रहा हो तो चारों काला ही काला दिखाते Yes, हैं। sir. तो व्हाई इट इज सो एट ऑन अर्थ देयर इज एटमॉस्फेयर, देयर इज एटमॉस्फेयर which scatters blue color most, blue colors and its neighborhood colors। ऐसा लिख देना ज्यादा ठीक रहता है, फिर हम साफ बन जाते हैं। neighborhood colors most, so here sky appears blue, while, अब जरा देखो, while at moon, वहां पर क्या है, there is no atmosphere, so no scattering take place, no scattering of light takes place. So space is dark at noon. Why space is dark for astronaut? उसका भी यही आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, why the rain bearing clouds are black but not non raining clouds are white? फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, why the rain bearing
क्लाउड्स आर ब्लैक। जैसे आप लोग बोलते भी तो हो ना कि काले मेघा पानी दे, ये नहीं कहते हो कि गोरे मेघा पानी व्हाइट, जिससे उम्मीद ही ना हो ये सफेद सफेद बादल के पानी देंगे, कोई नहीं कहता कल काले हो तो पानी दो। सो रेन बेयरिंग क्लाउड्स आर ब्लैक, व्हाइल नॉन रेनिंग क्लाउड्स, जो न बरसने वाले हों, क्लाउड्स, ठीक है, आर वाइट। अब देखो ये अगर हल्के बादल है, सो इन दिस केस ये जो लाइट है सन की वो क्या होगी बताओ? इधर देखिए, इसमें उल्टा क्यों आ रहा है? उल्टा भी हम देख लेंगे, पीछे भी उल्टा आएगा, भी इधर देखिए, वो भी तो कॉन्केव ही है, वहाँ भी पीछे नहीं देखते, उल्टा नहीं आता एक में, वही चीज़ तो है। अब यहाँ देखो, तो इसमें देखिए कि ये जो लाइट यहाँ स्कैटर होगी, तो स्कैटर होके क्या होगी, दूसरे पार्टिकल में टकराएगी और उससे भी टकरा के हमारे पास नहीं पहुँच जाएगी। बोलो अभी तो बंद है, तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। सो ये जो होते हैं नॉन रेनिंग क्लाउड्स आर लेसर डेंसर। वो कैसे होते हैं? दे स्कैटर ऑल द रेज। वो क्या करते हैं, क्या सबको कर देंगे? रेड को भी सबको कर देंगे। हमने बताया पानी की बूंदें तो सबको कर देती हैं, अभी नहीं बताया कि वाटर तो सबको कर देता है ना उसका। काले बादल में तो ज्यादा वाटर है। काले की बात ही नहीं कर रहे, गोरे की बात कर रहे हैं। तो ये देखो ठीक है कि नहीं? तो जब व्हेन लाइट पासेस थ्रू कैसे क्लाउड से, नॉन प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड, जो प्रेसिपिटेट अभी नहीं होने वाले हैं, या लेस कंडेंस क्लाउड, जिनमें अभी संघनन नहीं हुआ है, बहुत दूर दूर है। व्हाइट कलर वाले जो बादल है पानी नहीं देंगे, जो जहाँ काले का बैच है वही पानी देगा। तो वाई व्हेन लाइट passes through less condensed clouds, then almost all colors get scattered and reaches to us. अगर सभी कलर स्कैटर होकर हमारे पास आ जाएंगे तो क्या सारे वाइट हो जाएंगे? तो समझ नहीं आ रहा। फिर से देखो कि मान लीजिए अगर बिल्कुल काले काले हों, सुनिए ये देखिए काले काले हैं, इसमें कंडेंस है, तो क्या जितने भी लाइट स्कैटर होगी वो ऊपर ही रह जाएगी और हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी? सर पार्टिकल्स का मास ज्यादा है। नहीं, स्कैटरिंग होगी ना तो वो इतने क्लोज हैं जैसे पर्दा टाइप हो, तो ऊपर ही ऊपर स्कैटर हो तो ऊपर ही ऊपर रह गई। और ये जो बहुत दूर दूर हैं, तो क्या इनमें एक दूसरे से स्कैटर हुई, तो स्कैटर होने के बाद जब दूसरे से टकराई तो क्या हमारे पास पहुंच गई? जैसे बताया यहाँ से टकराई उस पर उससे नीचे आ गई, क्योंकि इसमें दूरी है ना। सो सारे पार्टिकल को ये स्कैटर करेगा और सभी हमारे पास पहुंचेगा। क्या सभी फिर से कंबाइन होकर वाइट हो जाएंगे? और इसमें सब स्कैटर होंगे लेकिन एक भी हमारे पास नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि कंडेंस है। तो कोई जब पहुंचेगा ही नहीं तो बताओ हमें रोशनी दिखेगी उस जगह, उस पैच पर? सिर्फ हमें ब्लैकनेस दिखेगी। जब लाइट हमारी आंखों पे पहुंची ही नहीं, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो फिर ऊपर ही ऊपर रह गए सारे। उसको तुम ऊपर से देखो तो जो चीज नीचे से काली है वो ऊपर से ज्यादा गोरी है। देख लो, अगर आपने कभी जहाज पे सफर किया जेट में, तो देखोगे जो सबसे काला बादल है क्या वो सबसे ज्यादा लाइट ऊपर स्कैटर कर रहा है? लेकिन ऊपर से भी काला ही दिखता है। काला कैसे दिखेगा भाई? एक है, समझो बात को ना, जैसे लाइट स्कैटर की एक ने और नीचे फेंक दी एक ने, और दूसरे ने लाइट स्कैटर करके ऊपर ही फेंके जा रहा है, तो ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? जो बारिश वाला बादल है वो ज्यादा गोरा दिखेगा। सर दिखता है सर, मैंने देखा तो नीचे ब्लैक दिखते हैं कुछ बादल। क्या? कुछ बादल ब्लैक दिखते हैं। नीचे से थोड़ी ना रोशनी आती है, सन से आती है, सन से स्कैटर, वो सीधी सी बात है। अब उसके जब ये यहाँ पे तुम्हारा जहाज है, बताओ इसमें ज्यादा रोशनी आएगी कि इसमें? बहुत सीधी बात है, आप खुद एक्सपीरियंस कर लेना, एक बार और उड़ के देख लो। 10-5 हज़ार की बात है, क्यों मुँह देख लो भाई? समझ में आने बात की नहीं? अब देखो फिर भी हमें ऊपर की बात नहीं करनी, यहाँ तक कि जो रेनिंग क्लाउड्स are black as they scatter almost all colors but it does not reaches the observer at ground. सभी को कर रहे हैं ना, लेकिन कुछ पहुंच पा रहा है क्या? No. तो ये रेनिंग क्लाउड है।
तो यहाँ कुछ नहीं पहुंच पा रहा, तो ये यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा। सर नेबरहुड लिखा गया सर। नेबरहुड पड़ोसी, एज दे scatters almost all colors of light, but none of them reaches to us due to their high density. किस वजह से? Sir, high density. High density. While non-raining clouds are less denser. ये non-raining clouds है वो कैसे है बताओ? Sir, less denser. Raining clouds, non-raining clouds are less denser. They also scatter all the lights, but these lights manage to reach to observer. क्या वो नीचे पहुंच जाएंगे? These also scatter all lights. ठीक है, all components of light. And these manage to reach, वो कहाँ पहुँच जाएंगी? Manage to reach to observer, और क्या? And get combined to give white color. Combine भी तो होंगी ना, अलग अलग थोड़ी दिखेंगी. And recombine to give white color. कितनी बात समझ में आ गई? सर टेस्ट किसी का होगा? टेस्ट होगा एडवांस सनराइज और डिलेड सनराइज। आज शाम में क्लास हो गया? नहीं हो गया। आज नहीं होगी, कल से लेनी होगी। आज हमने पहले से ही रख दी हैं क्लासेस। आपने मना किया, आप ही की बात हमने रख दी। अब कल से लेना होगा तो नहीं। तो सर ये क्योंकि आज सिग्नल इफेक्ट भी करा। आज गैप भी बहुत कम बच रहा है ना। अब 3 बजे सर कहाँ सिग्नल इफेक्ट भी करा। कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो रहा है। सर ये सिग्नल इफेक्ट दौड़ वाली सर वो सनराइज वाला टीम लगा दो। तो 3 बजे हाँ? वो सनराइज वाला। सर सिग्नल इफेक्ट भी करा दो। इंडियन इफेक्ट अब अगली क्लास में करा देंगे। थोड़ा सा बचा है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी कराने हैं। थोड़ा काफी कुछ है बताने को, अभी ये ना सोचो कि इंडियन इफेक्ट भी है। हाँ बोलो। चलेगा फिर अभी तक तो। दो क्लास टेस्ट नहीं है क्लास, एक क्लास। यही आज जो होनी थी यही हो गई। टेस्ट तो ओके, ये हो यही है क्या? ये हाँ ये है ये। कोई टेस्ट है तो थोड़ा आप बना कर और थोड़ा करेंगे। बड़ा नहीं हो पाएगा, बड़ा तो उधर का नहीं दिखेगा। ड्रॉप कर देंगे। अरे इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। थोड़ा तो जाइए ना, हाँ तो सर तो लगेंगे। पकड़ के थोड़ी देर पढ़ाया जा सकता है। सर 5 मिनट। सर 2 मिनट कर दो। अरे
थैंक यू। वेलकम। हम स्टार्ट करें। स्टार्ट कर, फिर ये है इसको हटा दें। तो 2 सेकंड सर, कॉपी में लिख दो। तो 2 मिनट। हाँ हाँ एंड हो गई, सॉरी। वो टाइम हो गया। ठीक है सर। 2 मिनट रुक जा।